तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशीं था, तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशीं था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। कोई ठहरा हो जो लोगों के मुकाबिल तो बताओ, कोई ठहरा हो जो लोगों के मुकाबिल तो बताओ, वो कहाँ है कि जिन्हें नाज बहुत अपने तय था। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त उन लोगों की हालत बहुत खराब हो चुकी है जो करप्शन के खिलाफ नारा बुलंद किया करते थे, जो संविधान की शपथ लिया करते थे, जो संसद का सीढ़ियों को चूम कर कहते थे कि हम ईमानदारी से आवाम की सेवा करेंगे, चांद तारे तोड़ कर लाएंगे, दूध की नदियां बहा देंगे, लंदन ब्रिटेन न्यूयॉर्क बना देंगे। पर जब बर्दाश्त की हद पार हो गई तब जनता ने ही गद्दी छोड़कर नारा बुलंद कर दिया और अब वो अपने ही नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है, उनको कूट रही है, उनको मार रही है। बड़े बड़े नेता मंत्रियों की पिटाई हो गई है, पर दुनिया यही सोच रही है ये क्रांति है, नौजवानों का सैलाब है जिसे करप्शन बर्दाश्त नहीं है। पर आंखों पर पड़ा माया हटाकर देखिए, इस वक्त साउथ एशिया में जो भी तब्दीली नजर आ रही है उसके पीछे वॉशिंगटन वाले आका का हाथ है, जो रूस और चीन के पाले में जाने से रोकने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पर नेपाल की गुस्साई भीड़ को जैन जेट कहा जाता है, जो नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है, लात घूसों की बारिश कर रही है और इन नेताओं की पिटाई को देखकर बहुत से लोगों की पैंट गीली हो रही है। ये मार, ये कुटाई, ये पिटाई बताने के लिए काफी है कि वक्त बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं, नेताओं की कुर्सी डोल रही है और हवा का रुख बदलते देर नहीं लगेगा। अगर नेपाल में महंगाई, करप्शन, बेरोजगारी की वजह से तख्ता पलट हुआ है, क्रांति आई है, तो सवाल है कि ऐसा दूसरे ममालिक में क्यों नहीं हो रहा। नेपाल के लिए रूस के दरवाजे खुले हैं, चीन के दरवाजे खुले हैं, फिर सोशल मीडिया ऐप के बंद कर दिए जाने से ऐसा बगावत कैसे आ गया। लेकिन अगर बेरोजगारी और करप्शन को ही असली मुद्दा मान लिया जाए तो नेपाल में क्या क्या देखने को मिल रहा है। जो नेता कल तक बड़ी बड़ी सिक्योरिटी गाड़ियों में लेस होकर जनता की तालियां बटोरा करते थे, अब उन्हीं नेताओं को गुस्साई भीड़ तमाचे मार रही है। नेपाल की मौजूदा हुकूमत के तमाम लीडरान ने इस्तीफा दे दिया है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली इस्तीफा दे चुके हैं। जिस राष्ट्रपति को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा था वो राष्ट्रपति भी इस्तीफा देकर भाग खड़े हुए। राष्ट्रपति से लेकर गृहमंत्री तक के घर जला दिए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री के घर को आग लगा दी गई, उनकी पत्नी को आग में जलाकर मार दिया गया। नेपाल की संसद को आग लगा दिया गया। चलो, नेताओं से गुस्सा था, हुकूमत गिर चुकी है, नए नेता वजूद में आएंगे, पर संसद तो लोकतंत्र की पहचान है। क्या नेपाल को अब लोकतंत्र से नफरत होने लगा है? प्रदर्शन करने वाले इन नाम नेहाद स्टूडेंट को जैन जेड कहा जा रहा है। दरअसल नेपाल में जैन जेड का मतलब उन नेपाली नौजवानों से है जो 1997 से लेकर 2012 के बीच में पैदा हुए। इसी न्यू जनरेशन की उम्र 2025 में 13 से 28 साल के बीच की है। नेपाल में यही नौजवान जेन जेड कहे जा रहे हैं। ये स्कूल कॉलेज छात्र हैं, कुछ पढ़ाई कर चुके हैं, कुछ अभी पढ़ रहे हैं, पर उनके लिए न नौकरी है न कोई दूसरा रोजगार। उन्हें भ्रष्टाचार और बेरोजगारी ही सबसे बड़ा मुद्दा नजर आ रहा है। एजुकेशन की क्वालिटी दिनों दिन गिरती जा रही है। नेताओं के बच्चे और नेपाल के आम बच्चों में जमीन आसमान का फर्क देखा जा रहा है। यही वजह है कि नेपाल में जेन जेड नौजवानों का ग्रुप सियासी तौर पर बहुत ज्यादा एक्टिव है और वो अपनी सरकार के खिलाफ बेहद गुस्से में है। जेन जेड के गुस्से को ही नेपाल में बगावत के तौर पर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री कुर्सी छोड़कर भाग गए, राष्ट्रपति कुर्सी छोड़कर फरार चल रहे हैं, कृषि मंत्री भी इस्तीफा देकर भाग खड़े हुए, देश का वित्त मंत्री बीच सड़क पर कूट दिया गया। सरकार अब पाताल में चली गई है, हुकूमत गिर चुकी है, नई हुकूमत बनाने की तैयारी चल रही है। अब यही बेरोजगारों की जमात ही हुकूमत चलाएगी। यही होता है जब भीड़ अंधी हो जाती है, तब इसी अंधी भीड़ को कंट्रोल करके कुछ भी कराया जा सकता है। दुनिया यही सोचती है कि जनता गुस्से में है, तब भीड़ ने बड़े बड़े नेताओं के तख्ते हिला दिए। पर नेपाल में इस वक्त ऐसा तख्ता पलट देखने को मिला जिसने दूसरे ममालिक के नेताओं तो खौफजदा कर दिया। अब बहुत से लोगों को नींद नहीं आएगी, वो रात भर नेपाल की खबरों को देख देख कर अपनी कुर्सियां टटोल रहे होंगे। कहीं ऐसा ना हो कि सुबह होते होते उनकी अपनी कुर्सी खतरे में ना आ जाए। नेपाल की भीड़ अब कातिल बन चुकी है, उसके हाथ में बंदूक है, हथियार है, किसी को कत्ल कर रही है। उस डीसीपी को मार दिया है जिसने प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर गोली चलाने का हुक्म दिया था। पर सबसे बुरा हाल इस वक्त नेपाल के उस गोदी मीडिया का हो रहा है जो कल सत्ता की गोद में बैठकर समझा रही थी कि सब चंगासी, लेकिन जब भीड़ ने हमला किया तब पता चला कि सारे नेता नंगासी। नेपाल की मीडिया दफ्तरों में घुसकर प्रदर्शनकारियों ने बड़ी तादाद में सब कुछ तहस नहस कर दिया। काठमांडू और कांतिपुर में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दूसरे दिन इतना तेज गुस्सा देखा गया
कि देश का मीडिया, चैनल, अखबार और उनके बड़े बड़े पत्रकार जनता के गुस्से से बच ना सके। माना जा रहा है कि नेपाल में नौजवानों ने सोशल मीडिया पर अपने नेताओं के करप्शन के बारे में लिखना पढ़ना शुरू कर दिया। रोजाना सोशल मीडिया पर बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ गुस्सा भड़कने लगा, जिसके बाद सरकार ने उस गुस्से को दबाने के लिए सोशल मीडिया पर ही बैन लगा दिया। ये भी चर्चा चल रही है कि नेपाल में बेरोजगारी चरम पर है और नेता अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। जनता के पास घर चलाने के लिए पैसे नहीं हैं और नेता अपनी ही दुनिया में मस्त हैं, मौज काट रहा है, लिहाजा जनता के गुस्से में आकर बगावत कर रही है। पर नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी का इस सियासत और आंदोलन से क्या लेना देना था? पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार की हत्या क्यों कर दी गई? ये कातिल कौन है जिनको जेन जेड कहा जा रहा है, जिन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री के घर को आग के हवाले कर दिया और उनकी बीवी को जलाकर मार दिया? क्या इनको स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट कहा जाएगा? याद रखिए, बांग्लादेश में ऐसा ही आंदोलन हुआ था जिसने सत्ताधारी दल के नेताओं को कत्ल करना शुरू कर दिया। इसी तरह का आंदोलन मिस्र में शुरू हुआ। मिस्र से लेकर लीबिया तक ऐसा ही आंदोलन देखा गया, जहां नेताओं को मौत के घाट उतार दिया गया। दुनिया ने इसे क्रांति का नाम दिया, पर जो समझदार थे वो बखूबी समझ रहे थे इस गुमनाम भीड़ का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है। आज भी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री रह चुकी शेख हसीना हमारे ही सीने पर बैठकर मेहमान नवाजी कर रही हैं और हमारे मोदी जी और उनके नेता आए दिन भाषा और इलाके के नाम पर भारतीय नागरिकों को ही बांग्लादेशी, रोहिंग्या, घुसपैठिया कहते रहते हैं। पर शेख हसीना से बड़ा बांग्लादेशी कौन होगा जो हमारे सीने पर बैठा दिया गया है। आम लोगों को इन्हीं नामों से पुकारा जाता है, पर यकीन मानिए हमारे देश में बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है। ना यहाँ करप्शन है, ना भ्रष्टाचार है, ना यहाँ का नेता चोर है, ना रेपिस्ट है, ना कातिल है, बिल्कुल साफ सुथरा बगुले की तरह है। एक चवन्नी का रिश्वत भी नहीं लेता। फिलहाल नेपाल में नजर आने वाली हिंसक भीड़ को आंदोलनकारी कहना ही बहुत बड़ा गुनाह है। कोई गारंटी नहीं है कि इस भीड़ को वही लोग कंट्रोल कर रहे हैं जो इस इलाके में एक और इजराइल बनाना चाहते हैं। इसलिए आंख कान खोलकर सोचिए। बहरहाल चलते चलते आखिर में राहत इंदौरी ने भी क्या खूब फरमाया है, जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे। जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज काजी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाले बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।